बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मैडम मंजू शर्मा जी, प्रिय विद्यार्थी, आज मनोज जी के पास मैंने फ़ोन किया था। मनोज जी, मैं एक लेक्चर बच्चों को देना चाहता हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। ये सिद्धांत, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत विश्व प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इंडिया के अंदर तो IAS, HCS जो बड़ी पोस्ट है ना, उनमें तो आता ही आता है, गारंटीड आता है, क्योंकि ये समझने के बाद में आपको दुनिया के बारे में पता चल जाएगा, दुनिया क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है, 7 महाद्वीप हैं, उनकी रचना कैसे हुई और क्या क्या किस तरह से हमारी जलवायु परिवर्तन होता है और कैसी स्थिति होती है हमारे पूरे वर्ल्ड की, उसके बारे में है। तो ये कॉमन लेक्चर है, कोई ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी का पूरा वर्ल्ड है ही। इसके अलावा सभी साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट के, कोई भी हो, उन्हीं के लिए कॉमन लेक्चर है, ताकि पूरे संसार के बारे में आपको समझ आ पाए। वैगनर कौन थे? यहां वैगनर एक जर्मन का जलवायु विज्ञानवेत्ता था और भूगर्भवेत्ता भी था। वह पूरे संसार के महाद्वीपों की जलवायु के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था कि पूरे संसार के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें जलवायु कैसी कैसी है, कहीं पर ठंडी पाई जाती है, कहीं पर गर्म पाई जाती है, उनका अध्ययन कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि आज जो क्षेत्र हैं विश्व के, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ठंडे हैं, जैसे एंटार्क्टिका है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। लेकिन उन्होंने आज से 24 करोड़ साल पहले के भी सारे रिकॉर्ड छाने, तो उन्होंने देखा आज जहां ठंड है वहां 24 करोड़ साल पहले सारा बहुत भारी गर्मी थी और इतने पेड़ पौधे होते थे कि कोई मुकाबला नहीं है। आज आप सुनते हो हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट है, आप कैसे है, गर्म है या ठंडा है? राजस्थान का मरुस्थल गर्म है। उस क्षेत्र के अंदर जहां आज गर्मी पड़ती है, वहां 24 करोड़ साल पहले हिम नदियां बहती थी, आप लगाइए, जो बर्फ पड़ती थी। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे क्षेत्र जहां बर्फ जमने के कोई संभावना नहीं है, वहां 24 करोड़ साल पहले बर्फ जमती थी और आज वहां पर गर्मी ही गर्मी पड़ती है। अब दोनों जलवायु के क्षेत्रों को देख करके उन्होंने देखा कि इतना परिवर्तन भारी है, तो उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि हो सकता है कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो पहले, आज हमारे महाद्वीप कैसे हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ये एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप हो गए। ये तो ज्योग्राफी वालों को पता ही है, ये तो कॉमन भी बात है, नहीं पता होगा तो भी आप देख लो 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप का मतलब बड़े द्वीप, बड़े क्षेत्र, ठीक है, इनके अंदर कई कई देश होते हैं। अब ये आज के जमाने में इस तरह से उत्तरी अमेरिका तक और बीच में अंध महासागर, अटलांटिक ओशन, ये हमारे भारत के नीचे है तो इंडियन ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के इधर पैसिफिक ओशन है और नीचे एंटार्क्टिका महाद्वीप। ये समझ में आ रहा है? ये स्थिति आज है। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, आज ये एंटार्क्टिका है, यहाँ पर जमी हुई सारे क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। निर्जन क्षेत्र माने कोई आदमी नहीं रहता, सिर्फ जो है साइंटिस्ट जाते हैं, वह रिसर्च करने के लिए जाते हैं, समझ गए। लेकिन यहां पर इतनी गर्मी पड़ती थी, बहुत ज्यादा गर्मी। और आज हमारा राजस्थान बता रहा हूं, ये सारा ना ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, हमारा राजस्थान, ये सारे तेल के क्षेत्र हैं। लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले बर्फ जमती थी। अब इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। जैसे अभी मैंने बताया, शॉर्टकट या नक्शे देख लो, ये क्षेत्र पहले के हैं, ये बर्फ आज के नहीं है, ये क्षेत्र बर्फ के थे पहले और आज यहाँ गर्मी पड़ती। नक्शे समझ में आ गए बातें? तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए। इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीप विस्थापित हुए। विस्थापित हो, जुड़ी हुई चीज हो और छोड़ दे स्थान पर दूसरे स्थान पर, उसे विस्थापित बोलते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि क्या वैगनर ने ही 1912 के अंदर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? नहीं, इससे पहले भी हमारे कई साइंटिस्ट ने प्रयास किए। 1570 के अंदर इसका पहला प्रयास किया गया। हमारे जो वैगनर से पहले हैं, अब्राहम ओर्टिलस, उन्होंने पहला प्रयास किया और उन्होंने बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं है कि कैसे कहें कि जुड़े हुए थे बाद में अलग हुए।
तो वो विचार रहेगा थ्योरी नहीं बन पाई। उसके बाद में हमारा 1620 के अंदर सर फ्रांसिस बेकन जो इंग्लिश के फिलोसफर थे, उन्होंने भी बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए, लेकिन वो भी पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। फिर उन्होंने देखा, एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में भी ये बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग, वो भी नहीं पक्ष प्रस्तुत कर पाए। 1908 में F.B. टेलर ने भी ये बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे लेकिन बाद में अलग हुए, लेकिन वो कोई प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण से वो उसको सिद्धांत रूप में नहीं दे पाए। विचार तो दे दिए पर ये विचार ही रह गए। और आप लगभग 350 साल के बाद में आप आते हैं एल्फ्रेड वेगनर साहब, जो जर्मनी के जलवायु विज्ञानवेता हैं, मीटरोलॉजिस्ट है, और उन्होंने इस विचार किया मजबूती के साथ। इन्होंने पूरे प्रमाण सहित बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे और बाद में अलग हुए। अब इनके बारे में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने एक एक कारण बताया है कि कैसे महाद्वीप जुड़े हुए थे, बाद में अलग कैसे हुए। तो आप तो अगर नहीं होगा, प्रमाण होगा, तो हम कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। पहला प्रयास क्यों किया था इसने, अब्राहम ओर्टल्स ने? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न एटलस क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब्राहम ओर्टल्स पहला था जिसने पहला एक एटलस बनाया था, मानचित्रावली बनाई थी। और उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने ये उनका मानचित्र भी ये है, 1570 में उन्होंने पहला बनाया था। देखिए, तो उन्होंने जब बनाया था वर्ल्ड का पहला, अब उन्होंने देखा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं। देखिए आप, होना है ना, ये इसमें सेट हो सकता है, नजदीक करेंगे तो। ऊपर वाला ये क्षेत्र है, इसमें ये सेट हो सकता है। इधर ये क्षेत्र नीचे वाला, ये ऊपर सेट हो सकता है। इंडिया है, ये नजदीक लाओगे सेट हो सकता है। आगे और एग्जाम्पल दूंगा समझाने के लिए। उन्होंने भी ये विचार किया, भाई ये तो ऐसा लगता है जैसे अब कई खिलौने नहीं बनाते आप, ABCD वगैरह बना दो अलग अलग, फिर उसमें खिंडेर दो और खिलौने का वही आप सीरियल वाइज बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो हम, जो उन्हें सेट करके देखा, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं होने पाए और कुछ समय के बाद वो एक्सपायर भी हो गए थे, इसलिए वो पक्ष प्रस्तुत है नहीं पर, लेकिन प्रयास पहला उनका ये था। अब देखिए आप यहाँ आप आज सीधे आ जाइए, क्योंकि लंबा चौड़ा में समय खराब नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी कथा है ये, किंतु आपको मैं टू द पॉइंट बिल्कुल जो सटीक बातें हैं वो समझाऊंगा। यहां तक समझ में आ गई बेटा? आज जहां गर्मी है वहां पहले सर्दी थी, वहां पहले सर्दी थी, वहां आज गर्मी है। बिल्कुल दिन और रात का अंतर ये सिद्धांत हमारा करता है। वो कह रहा है भी क्लाइमेटिक चेंजेस के पॉसिबल रीजंस क्या है, क्या कारण, कैसे है, क्यों, इसके बारे में बताना ना। वो कहा भी पुराने वो अंदाजा कहते हुए गर्मी थी सर्दी, तो कारण तो बताओ। उन्होंने कहा 2 कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है? इन दोनों में से एक सही मिलेगा। भाई 2 कारण थे, इफ कॉन्टिनेंट्स आर स्टेबल देन क्लाइमेटिक बेल्ट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यदि महाद्वीप स्थिर रहे, यानी वो माने कि महाद्वीप ऐसे है, कैसे, यदि महाद्वीप हमारे, अगर महाद्वीप ये है ऐसे कैसे, आज के जमाने में हम मान लें ये है, तो क्या होना चाहिए, इसमें जो क्लाइमेटिक बेल्ट है ना, बेल्ट कौन सी है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 प्रकार के ना। उष्ण कौन सा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर जाकर एक पेटी बना देंगे कि अब गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए अब मेरे पास पेन नहीं है, अन्यथा मैं आपको समझाता भी ये बेल्ट बन गई, भूमध्य रेखा में बहुत गर्मी पड़ती है। या तो ये दूसरा है, ये ऊपर वाली शीत कटिबंध और बीच की शीतोष्ण। शीतोष्ण क्यों है, ऊपर का ठंडा क्षेत्र है, नीचे का गर्म है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, शीतोष्ण। समझ गए? अब ये बातें हैं, उन्होंने कहा ये जो बेल्ट है, मैं आपको वैसे समझाता हूँ, ये बेल्ट हो सकता है ये गर्म वाली क्षेत्र, जो गर्म बेल्ट है वो ठंडे में चली गई हो, या ठंडे वाली नीचे चली गई, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो। ये तो ये कारण हो सकता है। और जो महाद्वीप ये है वह वैसे वैसे ही थे। लेकिन दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कहा है भाई, एक ये है, इसके विचार करना आपने। दूसरा है, इफ क्लाइमेटिक बेल्ट्स आर स्टेबल, यदि हमारी जलवायु कटिबंध स्थिर है, मान लीजिए कि यदि हम मान लें जलवायु कटिबंध स्थिर है, क्योंकि हो सकता है जलवायु कटिबंध ना शिफ्ट हो, आगे पीछे ना जाऊं, तो फिर महाद्वीप खिसके, तो फिर जो है, जो महाद्वीप थे वो ठंडे वाले से ऊपर में चले गए या गर्म वाले नीचे चले गए, तो गर्म से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर महाद्वीप खिसक सकते हैं। अब इन्होंने दोनों बताया भी दोनों में से कौन सा सही है। अब उन्होंने बताया कि दोनों में से, अब आपने अंदाजा लगाना दोनों कौन सही है। अब इन दोनों में सही कौन सा है, सही ये है कि उन्होंने कहा है कि क्लाइमेटिक बेल्ट्स आर स्टेबल, कि क्लाइमेटिक बेल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि क्लाइमेट बेल्ट किससे बनती है, सूर्य से बनती है, और सूर्य ने को अपनी स्थिति बदलनी है,
जो सूर्य ने स्थिति नहीं बदली तो क्लाइमेट बेल्ट ऊपर नीचे कैसे जा सकती है? नहीं, वो तो आज भी जहां गर्म है तो गर्म है, ठंडा है तो ठंडा है, तो बेल्ट आगे पीछे नहीं गई, महाद्वीप ही खिसके। और ये बात 100% सही भी है कि सूर्य ने अपनी स्थिति कुछ भी नहीं बदली। मान लीजिए कि सूर्य है, भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा तो पड़ रहा है, आज भी वही पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो आपके जो ये महाद्वीप हैं ये कैसे हुए? ये महाद्वीप हैं, ये पहले जुड़े हुए थे ऐसे, और ये जाकर के अलग अलग हो गए, और अलग होने के बाद में आज स्थिति ये हो गई। तो उन्होंने बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे और बाद में अलग अलग हुए, और ये उन्होंने सिद्ध किया है कि महाद्वीप अलग अलग कैसे, पहले जुड़े हुए कैसे थे। अब इसके बारे में आपने देखना है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई यहां महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। अब यहां देखो कि जुड़े हुए थे, ये ज्वाइंट कौन सा था? जुड़े हुए भाग को क्या उन्होंने कहा? ये सारा जो भाग जुड़ा हुआ था, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, इनको क्या कहा? पेंजिया। इनका नामकरण क्या दिया? पेंजिया। और हमारा जो उत्तरी भाग है भूमध्य रेखा से ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसमें कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, आज का यूरोप और एशिया, हो गए तीन कॉन्टिनेंट हो गए। और दक्षिण में भूमध्य रेखा में हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 3 महाद्वीप हमारे दक्षिण में है। और वो करे इस तरह से सारे जुड़े हुए थे, आराम से आदमी यहां से घूम करके पैदल भी सारे जुड़ जा सकता था। अब ये उन्होंने बताया कि भाई ऐसे थे। अब वो कहा भाई टूटे कैसे? अब ये तो बताना है खाली भाई ऐसे उन्होंने बता दिया ऐसे थे 24 करोड़ साल पहले, तो उन्होंने कहा भाई टूटे कैसे, उसका कारण भी बताओ। अब यहां उन्होंने 2 सिद्धांत बताए टूटने के कारण। यहां पॉसिबल रीजंस हमारा जो है टूटे कैसे, उसके लिए 2 सिद्धांत उन्होंने बताए। कौन कौन सिद्धांत बताए? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायंसी, गुरुत्व आकर्षण की शक्ति और उत्प्लावनता की शक्ति के कारण से महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर ड्रिफ्ट हुए। यहां देखिए आप, ये मान लीजिए, यानी कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, और कौन सी 2 फोर्स बतानी हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायंसी, उत्प्लावनता की शक्ति। हो गया क्लियर? इनके कारण से महाद्वीप ऊपर की ओर खिसके। जैसे इंडिया है, अब एग्जांपल दूंगा बाद में, जैसे इंडिया नीचे था, ठीक है, देखो बेटा इंडिया इधर है, देखो मोटी मोटी बातें, पहले इतना इंडिया ना भूमध्य रेखा से कितना नीचे, यहां पर है, और ग्रेविटेशन फोर्स कारण से ये सारे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका कहां है? ऊपर की ओर खिसक रहे हैं ना ऊपर। दूसरा, और कुछ भाग टूट करके पश्चिम की ओर निकले। कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो जुड़े हुए थे, ये भाग क्या है? धीरे धीरे जा रहे हैं। ये किसके कारण से गए? ये टाइडल फोर्स के कारण से, ज्वारीय शक्ति के कारण से। समुद्र में ज्वार नहीं आती है, पानी बड़ी तेजी से उछाल मारता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, तो उन्होंने कहा ज्वारीय शक्ति के कारण से हमारे अफ्रीका के जो भाग हैं वो टूट करके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो अलग हो रही है, ये बीच में ज्वार के कारण से पश्चिम की ओर खिसकने लग गए। क्लियर बता दिया उन्होंने, ये कैसे खिसके और ये कैसे खिसके। और ये उन्होंने भाई महाद्वीप बिल्कुल 100% जो है ड्रिफ्ट हुए हैं, ड्रिफ्ट का मतलब खिसके हैं। अब उन्होंने पक्ष देना शुरू कर दिया है। अब मैं सीधा पक्ष दे देता हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा एमएससी लेवल की, बहुत हाई लेवल की, फिर आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैं बिल्कुल जो टू द पॉइंट, यही आपने लिखना भी होता है एग्जाम में भी, हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हटा करके बच्चों को सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। अब यहां देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे कि यहां देखिए आप, यहां आप देखेंगे कि पहले महाद्वीप कैसे थे, धीरे धीरे एकदम थोड़ा टूटे, समय लगा इसमें टूटने में। पहले देखो आप, यहां जो पहले मैंने बताया था महाद्वीप जुड़े हुए तो क्या थे? पेंजिया, सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो है 25 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल में क्या हुआ? लारेशिया ऊपर चला गया, ये बीच का भाग जो जुड़ा हुआ था ये अलग हो गया। और धीरे धीरे हमारे इंडिया और ये अलग अलग जो जुड़े हुए थे थोड़े से एक दूसरे के स्थान पर, कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है, हो रहा है। फिर हमारा जो है 14.5 करोड़ साल पहले ये हमारा उत्तरी भाग है, ये भाग धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। फिर ये आया और लास्ट के अंदर जो है 6.5 करोड़ साल पहले हमारी स्थिति क्या होगी? धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अलग हो गए, एंटार्क्टिका नीचे चला गया। और आज हम देखते हैं तो सारे महाद्वीप जो आज का जमाना है, इसमें 4 करोड़ साल पहले हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो आज का है, वो 4 करोड़ साल पहले टूट करके बिल्कुल 7 महाद्वीप हमारे बने हुए हैं। ये हो गए। अब हमको पक्ष करना है भी, कैसे कहें? ये तो आपने, आप कहोगे जबानी का है,
आप पक्ष प्रस्तुत करो इसके, तो हम पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि महाद्वीप कैसे अलग अलग हुए। यहां देखो, अब मैं एविडेंस दे देता हूं आपके सीधे ही कि भाई महाद्वीप जुड़े हुए थे, तो आप कैसे कारण बताओ कैसे जुड़े हुए थे उसके। अब पहला है जिगसा फिट। पहला एग्जांपल क्या है? जिगसा फिट। यहां आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, मैं सीधा एग्जांपल दे, क्योंकि आप रटना नहीं है। जिगसा फिट का मतलब आपने लकड़ी काटने का करोता देखा है ना, करोत होता है, दांते होते हैं उसमें। अब दांते होते हो, अगर आपस में यू फिट कर दोगे तो क्या होगा? फिट हो जाएगा ना। तो सा का मतलब आरा, जैसे कि आरे के अंदर दांते होते हैं, अगर मुंह फिट कर दोगे तो ऐसे ही महाद्वीप कह रहा है कि महाद्वीप अलग अलग टूट रहे थे, अगर हम वापिस जाकर के कंप्यूटर से इनकी स्थिति को सेट करें तो वापिस जहां टूटे थे ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो आज दूर दूर हैं, अगर हम इनको नजदीक लाएंगे तो एकदम फिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल कौन सा दे दिया? अब आपको बेटा मैं मेरा पेन काम नहीं चल रहा, पर आप यहाँ समझ रहे एग्जाम्पल दिया, आपको दिखाई दे रहा है, नक्शा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये क्योंकि हो सकता है फ्लैश करना आपको नहीं दिखा, तो ये यहाँ मैंने दिखा दिया भाई उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों को अगर नजदीक लाते हैं तो आपस में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहला होगा भाई जो टूट रहे थे वापिस से फिट हो रहे थे, इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जिगसा फिट का दूसरा एग्जाम्पल ले लो। यहां हमारा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये ले लो। ये तो मैंने एक बताया है, अब इसका भी लो। भाई ऐसा थोड़ी एक जोड़ दिया आपने, नहीं, ऊपर वाला जोड़ो। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ो आप, और ग्रीनलैंड को जोड़ो। ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपस में फिट बैठ जाते हैं। अब थोड़ा बहुत अंतर यूं मिलेगा, करोड़ों साल हो गए, बारिश भी आ रही है, टूट रहा है, बाकी आप देखोगे तो सारे सेट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। दो एग्जांपल समझ में आ गए। तीसरा एग्जांपल और ले लो। यहां देखो आप, अब ये भी मैंने जोड़ दिया ऊपर वाले। अब ये देखो ये अलग अलग है, तो ये क्या कैसी स्थिति आप देखो। आप यहां ये जो महाद्वीप आज अलग अलग हो रहे हैं, इंडिया है, मेडागास्कर है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 11.5 करोड़ साल पहले ये स्थिति थी। ये भाग, ये भाग, ये भाग, और इंडिया देखिए आप, इंडिया की स्थिति कहां थी? अफ्रीका के पास मेडागास्कर के यहां थी, हमारी भूमध्य रेखा से नीचे ये स्थिति ऐसी थी, यहां थी, और ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे हो रहा ना, अब सीधा था। ये सारे अंटार्कटिका वगैरह सारे ऐसे जुड़े हुए थे। अंटार्कटिका तो नीचे जा रहा है, अब पहले ऊपर जा रहा था। ठीक है, तीसरा पक्ष हो गया। अब आज ये और भी ले लीजिए आपको। चलो इससे भी तसल्ली नहीं, और तसल्ली कराते हैं आपकी कि भाई कैसे कहेंगे भी नहीं, ये तो एक समझ में आ गया। अब ये देखो कि जो पहाड़ हैं, दोनों किनारों पर जो अलग अलग पहाड़ हैं वो एक ही जमाने के हैं, और अगर उनको नजदीक लाते हो तो पहाड़ जो टूटे टूटे दिखाई देते हैं उनकी लाइन एक बन जाती है। जैसे हमारा उत्तरी अमेरिका और हमारा यूरोप, इनका क्या है? यहाँ अपलेशियन माउंटेन और कैलेडोनियन माउंटेन, इनको कैलेडोनियन बोलते थे अपना, है ना, अरावली बोलते हैं, ऐसे उनका नाम क्या है? कैलेडोनियन माउंटेन। ये पर्वत है, ये पर्वतमाला है। और उत्तरी अमेरिका में इसका क्या बोलते हैं? अपलेशियन माउंटेन, जो एक ही जमाने की हैं। यदि हम इनको नजदीक लाते हैं, यदि हम ये दूरी पर दिखाई दे रहा ना, यहां भी पहाड़ और यहां भी पहाड़, तो ये तो ऐसा तो है नहीं परमात्मा ने यूं कहा दोनों में अलग अलग बांट दो, ऐसा तो नहीं है। कभी जुड़े हुए थे, जब टूट गए। अगर हम इनको जोड़ते हैं, देखिए यहां बेटा, अब ये देखो, अगर हम इनको नजदीक लाते हैं, इनको क्षेत्रों इनको नजदीक लाते हैं ना, तो क्या स्थिति ऐसी बन जाती है कि ये पहाड़ ऐसी रेंज बन जाती है। इसका मतलब टूट करके धीरे धीरे ये पहाड़ बाहर चले गए थे, और वापिस करते हैं तो पहाड़ एकदम मिले जाते। इससे पता चलता है कि महाद्वीप पर्वतमाला के आधार पर भी एक थे, बाद में अलग अलग हुए। और एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए। एक ये और ले लो। देखो यहां हमारी पर्वतमाला, हमारा हिमालय पर्वत है, और रोकीज और एंडीज पर्वतमालाएं हैं। ये कौन सी हैं? रोकीज और एंडीज कौन सी है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पूरी लाइन में है। रोकीज और एंडीज पर्वतमाला पूरी लंबी लंबाई में ऐसे, ये समझ गए। अब लंबाई में है तो कोई कारण तो है ही, सारे भाग में ये है। अब उन्होंने कहा कि ये रोकीज और एंडीज पर्वत हैं, ये कैसे बने? उन्होंने बताया कि जब ये आपस में जुड़े हुए थे, तो हमारी जो
टाइडल फोर्स है उसके कारण से महाद्वीप धीरे धीरे खिसके, और खिसने के बाद में क्या होगा, सियाल सीमा पर तैर रहा था। दो है, सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, सियाल और सीमा का मतलब है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सियाल सीमा पर तैरा था, तैरते तैरते पश्चिम को जो जा रहे थे तो सीमा ने ब्रेक लगा दी, नीचे वाला जो कठोर भाग था ना उसने इस पर ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगा दी, एक तरफ मालू इधर आ रहा है और एक तरफ मलबा इधर आ रहा है और एक तरफ आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा दी क्या होगा, पहाड़ी उठेंगे और क्या होगा भाई, ये भाग आगे बढ़ने नहीं दिया तो क्या होगा, ऊपर ये दोनों किनारों पर पहाड़ बन गए। इसका मतलब रॉकीज और एंडीज जो है पश्चिमी भाग जा रहे थे तो बड़ा, तो इसका मतलब सिद्ध है कि महाद्वीप ड्रिफ्ट हुए। दूसरा हमारा हिमालय पर्वत का लगाओ, हमारा हिमालय पर्वत है ये 33 सागर हमारा जो बीच में था, हमारा जो पैंथालासा भाग मैंने बताया ना, यहाँ थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करना बता, फिर दोबारा कर देता हूँ। ये दोबारा देखो बेटा, ये जो जुड़ा हुआ बात है, क्या मैंने कहा था पेंजिया, और ये पानी वाला भाग है नहीं, पानी वाला, इसको क्या था पैंथालासा, और इसके बीच का जो भाग है ये समुद्र वाला, इसके क्या था 33 सागर, ठीक है, और ऊपर वाला भाग लारिशा और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ये नामकरण है उसके। तो इनको ये बताया भी, ये नामकरण हमारी उस वक्त थे। तो अब क्या है, अब ये 33 सागर है, ये पहले सागर था, और इंडिया का है इधर देखिए आप, इंडिया यहाँ है। अब धीरे धीरे 5000 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है इंडिया दक्षिण से। आज जो भूमध्य रेखा से कितना नीचे इंडिया, इतना, और आज भूमध्य रेखा को भी क्रॉस करके जा चुका, 5000 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। और ये जाकर के कौन सा मंडल देखिए आप, अब दोनों में अंतर देखिए, भूमध्य रेखा नीचे ना, अब यहां देखिए आज इंडिया यहां से छोड़ करके ऐसे ऐसे चल के भूमध्य रेखा के ऊपर जा चुका है। इसका मतलब महाद्वीप ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से हमारा इंडिया ऊपर जा रहा है। और इसके बीच में क्या है, ये 33 सागर। अब सागर में क्या होता है, मलबा, मलबा का मतलब कीचड़ वगैरह, पानी वगैरह, कोई भी सब कुछ है। अब ये धीरे धीरे जब इंडिया जा रहा था तो ये 33 सागर है, इसके अंदर जो मलबा था तो आपस में बिछ गया, और बिछने के कारण क्या होगा, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और इंडिया क्या जा रहा है, देखो आप ऊपर जा रहे हो, और दोनों के बीच में हमारी प्लेट जो एशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, दोनों के बीच में जो मलबा है वो बीच में हिमालय पर्वत है खड़ा हुआ है। और अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है इंडिया। तो इसका मतलब झटके जो भूकंप आते हैं वो यूं ही आते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट से खिसकते रहते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि हिमालय पर्वत भी बिछने के कारण हुआ, और ये भी हमारे फोल्डेड माउंटेन है, पर्वत मालाएं, मोड़दार पर्वत है, इसके कारण से बने। तो इससे सिद्ध होता है कि महाद्वीप जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए, ठीक है ना, पहले एक थे। अभी और एग्जांपल दे देते हैं आपको, एक और देखो, यानी एक एग्जांपल नहीं, आपको ये एग्जांपल उन्होंने आराम से नहीं बनाए, उन्होंने जियोलॉजिस्ट की सहायता ली है, उन्होंने उनके रिसर्च को काम लिया है, और उन्होंने जो दूसरे राइटर्स थे उन्होंने अपनी रिसर्च की। जैसे आप कोई मैथ का होता है, कोई ज्योग्राफी का होता है, तो अपने रिसर्च करते हैं, तो कोई भी बढ़िया होती है तो हम उसका मदद लेते हैं उसकी। तो उन्होंने यहाँ एक जियोलॉजिस्ट थे, उनका जो नक्शा लिया उन्होंने बताया था कि यदि हम दोनों किनारों पर, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये समझ रहे हो मेरे पास कौन सा है ज्योग्राफी समझ रहे हो बेटा, ये स्थिति, देखो ये भाग है ना, ये यहाँ ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों के किनारे हैं। अब मैं वो किनारे दिखा रहा हूं आपको, ये अब ये दोनों किनारे हैं। अब दोनों किनारों पर एक जैसे चट्टान मिलना ही अपने आप में सिद्ध है कि दोनों किनारों भगवान तो आता नहीं, तुम्हें यहाँ दूंगा, जब दोनों जुड़े होंगे टूटेंगे जब तो है। इस किनारे पर ग्रेनाइट रॉक है, ग्रेनाइट की, और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में ग्रेनाइट रॉक है, और अफ्रीका के पश्चिमी भाग के किनारों पर ग्रेनाइट चट्टान है। और इसका मतलब सिद्ध है कि ये पहले जुड़े हुए थे, एक चट्टान थी, टूटने के बाद में क्या है, वही चट्टान इधर चली गई और आधी इधर है। तो इससे पता चलता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए। और एग्जाम्पल ले लो, कितने दुनिया भर के दिए उन्होंने, तो बहुत शानदार दिए एग्जाम्पल। और देखो ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब वनस्पति, जो प्राचीन वनस्पति है उसके अवशेष हैं। अब देखो आपने महाद्वीप देखे हैं, दक्षिण अमेरिका ये जो ब्लैक कलर है इधर दिखा है, अफ्रीका ये भाग है, इंडिया का ये दक्षिणी भाग है, और ऑस्ट्रेलिया का ये भाग है, और ये एंटार्क्टिका है। इन्होंने दिखाया कि ग्लोसोपेट्रिस नामक जो वनस्पति है वो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में पाई जाती थी। क्योंकि अब तो अवशेष है, उसके पत्थर वगैरह होते हैं तो उनके अवशेष देखते हैं तो ये सेम जैसी उनके चट्टानें मिलती, चट्टानों में वनस्पति चिन्ह मिलते हैं वनस्पति।
इन्हीं में ही क्यों मिले भाई? इसका मतलब ये आज दूर हैं, पहले जुड़े हुए थे और एक जैसी क्लाइमेट थी, इसलिए वनस्पति जो फ्लोरा है, ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा है, वो यहीं पर ही पाई जाती थी। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। ठीक है, अब और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल तो हमारे पास सफिशिएंट है। अब ये देखो, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे क्षेत्र दे रखे हैं। अब मैंने यहां इसको ज्वाइंट कर दिया है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। ये देखो, ये निशान लगा रखा मैंने, यहाँ है फॉसिल रिमेन्स। यहाँ पर साइग्नोनेथस नामक जो है एक रेप्टाइल है, जीव जंतु है, जो यहाँ भी पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता था पहले, और इसमें भी पाया जाता है एक पट्टी के रूप में। इसका मतलब अपन जुड़े हुए थे, आज अलग अलग वैसे हो गए हो, लेकिन ऐसा ही जानवर एक जैसे, अब जैसे मान लो हमारा ऊंट है, ऊंट वहीं तो पाएगा जहाँ गर्मी होगी, जहां सारे क्षेत्र गर्म होंगे, मिले होंगे, वहीं तो पाएगा। ऐसा थोड़ी रेंडर आ जाएगा, वहां रेंडर नहीं आएगा। जहां एक जैसी जलवायु होगी तो वहीं पर वही वनस्पति पाया जाता है। ऐसे ही साइग्नोनेथस है, वो इनमें और इनमें पाएगा, क्योंकि एक जैसी जलवायु कारण वो जीवित रहता था। और आज हमारा देखते हैं तो दोनों अलग अलग है, बहुत दूर है, तो इसका मतलब है महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। ऐसे ही हमारा जो ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा बताई मैंने अभी, ये हरे रंग के है। ग्लोसोपेट्रिस कहा थी दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में, अफ्रीका में, इंडिया के दक्षिणी भाग में, एंटार्क्टिका के भाग में और ऑस्ट्रेलिया, जो अलग अलग आज ये, यानी इस तरह से ऐसे पाई जाती है। इसका मतलब है ये अब तो दूर दूर चले गए, लेकिन पहले आपस में जुड़े हुए थे। इसका मतलब है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे और बाद में अलग अलग हुए हैं। कितने एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ भी देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ना, ये तैतीस सागर था पहले, नीचे तैतीस सागर था, किंतु ऊपर जाने से इंडिया करने से अब ये जो कोरल है, कोरल क्या है, मूंगे होते हैं समुद्र के अंदर जो होते हैं, वो मूंगे होते हैं। मूंगे क्या होते हैं, समुद्र के जीव होते हैं जो मरने के बाद नीचे जमा हो जाते हैं। ये मूंगे यहाँ क्यों पाए गए भाई? पाए इसलिए कि तैतीस सागर था, ऊपर झटके के कारण से हमारे इंडिया का प्रेशर है, इसके कारण से आज यहाँ खोदते हैं तो यहाँ पाए जाते हैं। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे और बाद में टूट टूट करके अलग थलग चले गए। कुछ भाग पूर्व की ओर चला गया, कुछ पश्चिम की ओर चला गया, कुछ उत्तर की ओर चला, यानी डायरेक्शन है वो विभिन्न प्रकार की डायरेक्शन पाई जाती है, इसमें अलग अलग पाई जाती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि इतने होने के बावजूद भी, कितने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, सारे जुड़े हुए थे और बाद में अलग अलग हुए। अब वो कुछ वैज्ञानिक भी ऐसे होते हैं जो ये आलोचना भी करना जरूरी होता है। आलोचना क्यों करना? तो जिसने काम तो करना नहीं है, तो आलोचना करना तो बहुत आसान है, इतना ही कहते हो नहीं नहीं झूठ है, तो बेवकूफ है। उसको सबसे पहले जिसने इतना बड़ा काम किया, उसने कहा तो पागल है, उसको ज्ञान नहीं है, तो भूगर्भ का आदमी है, ज्योग्राफी का नहीं है, किसी का नॉलेज को डिपार्टमेंट का नहीं पता। क्योंकि आलोचना तो आप भी कर सकते हो बैठ के, हमें तो समझ में नहीं आया, ये तो झूठ बोल रहा है। उस वक्त उसको पागल करार दिया गया और क्रैंक कहा गया, ये पागल है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, अपने इसके सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज। हकीकत में कितना इसने मेहनत की, ओरिजिनल में कितनी मेहनत की, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने अपना एक किताब बनाई 1912 में, तो उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। 1924 में जर्मनी में आई, तो जर्मनी तो किसी को ज्ञान नहीं था पहले, तो जर्मन वालों को पता था, बाकी पढ़ते नहीं थे। इंग्लिश में आई 1924 की किताब, तो इंग्लिश में तो सारे वर्ल्ड में पढ़ने लगे तो इसका वाई होगी, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत, वास्तव में बहुत बड़े थ्योरी बनाई उन्होंने। और उन्होंने जो पहले कईयों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये थ्योरी नहीं मानती। लेकिन अब इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, ऑब्जेक्शन क्या कहती है, क्रिटिसिज्म क्या क्या किया है, मैं संक्षिप्त करूंगा। ज्यादा टाइम तो नहीं होगा बेटा, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ कोई बात नहीं। मैं अब देखो, पहला क्रिटिसिज्म पहले क्या किया, जिगसा फिट इज नॉट एक्यूरेट, यानी कि जो मिलान कर रहे हो ना किनारों का, वो कह रहा है कि बिल्कुल फिट नहीं बैठते। अरे फिट कैसे बैठे? 24 करोड़ साल की बात है, नदियां बह रही हैं, किनारों पर बह रही है, तो पानी तो आएगा ना, पानी आएगा, मिट्टी भी आएगी, मिट्टी आएगी तो गैप तो रहेगा। तो उन्होंने कहा भी 15 डिग्री का गैप आ रहा है, सही नहीं बैठ रहे, जैसे करोते की ढाल से, करोते की ढाल कैसे बैठे? 24 करोड़ साल की, कहते हैं कितने भूकंप आ रहे हैं, कितने ज्वालामुखी आ रहे हैं, कितने टाइड्स आ रहे हैं, मिट्टी का किनारों का दोनों साइड का किनारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया, तो बीच में गैप आ गया। ये उन्होंने कहा भी गैप बिल्कुल सही नहीं बैठता। तो ये कोई मैटर मैंने बता दिया, नदी लगातार बह रही है तो इतना गैप आना तो संभव है। तो एक तो ये कहा। दूसरा है, एक ये आलोचना की, दूसरा है डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा भी आपने एक तरफ ही क्यों नहीं मिले, कोई तो पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई उत्तर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन इनकी एक नहीं है। तो डायरेक्शन उन्होंने अपनी बताई है, उन्होंने एक आलोचना की है भाई एक दिशा क्यों नहीं है। तो
आप बता दो भाई, मान लो समझदार हो तो आप बताओ, आप भी नहीं बताना है और आलोचना करनी तो कोई बात नहीं। उन्होंने आलोचना कर दी भाई, डायरेक्शन आपने एक नहीं बताई, कोई पश्चिम जा रहा और कोई उत्तर की ओर जा रहा है भूकंप। तो उन्होंने बताया, तो बता तो दिया ग्रेविटेशन के कारण से, टाइटल फोर्स के कारण से, उन्होंने तो बता दिया, फिर भी उन्होंने आलोचना की। दूसरा है ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टाइम ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड तक ही ये महाद्वीप क्यों जुड़े रहे, इससे पहले क्यों नहीं टूटे। उन्होंने कहा समय के बारे में ऐसा क्या है इसके बाद में टूटे, इसके बारे में बताओ आप। तो इसके बारे में तो ये तो नेचुरल चीजें हैं, ये तो समय के अनुसार बदलाव आता रहता है, तो ये तो कोई बात नहीं है। पर उन्होंने आलोचकों ने कहा कि इनको जो है ना रिगार्डिंग टाइम, एक टाइम है टूटने का, वो कार्बोनिफेरस ही क्यों था, इससे पहले क्यों नहीं था। अगला चलिए, टाइडल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंट्स। वो कहा है कि ज्वारीय शक्ति टूट तो सकते हैं महाद्वीप, लेकिन उन्होंने कहा जो शक्ति है महाद्वीप की, वो तो आज से 900 गुना अधिक टाइडल होनी चाहिए, ज्वार आना चाहिए 900 गुना अधिक। जिस शक्ति से उन्होंने बताया है कि भाई 900 गुना अधिक होनी चाहिए तो महाद्वीप टूटे। तो उन्होंने कहा है कि भाई टाइडल फोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, उसके कारण से संभव नहीं है, अगर 900 गुना अधिक होने चाहिए। ये भी आलोचना की है। एक अगला बताया है ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा। एक ये भी आलोचना बताई, भाई आपने तो बताया है कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन ये तो और जगह भी पाई जाती है। हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें भी पाई जाती है, अफगानिस्तान में भी पाई जाती है। अरे तो पाई जाती होगी, उन्होंने गलत तो नहीं कहा, पर आलोचना वाले तो करेंगे भाई यहाँ क्यों, ये 2 जगह और पाई जाती है, उन्होंने ये भी कही है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, जम्मू कश्मीर पाई बहुत बढ़िया है भाई, पाई है तो उन्होंने बेचारे ठेका थोड़ी ले रखा है सारी एक चीज का। इतनी तो उम्र होती है, जितना उन्होंने काम करना तो कर दिया, आप अब करो। अभी तक भी 1912 के बाद में अभी तक रिसर्च चल रही है, ये तो चलती रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, ये हमारा ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा है वो एक जगह नहीं और 2-3 जगह भी पाई गई है। एक ऑब्जर्वेशन और किया, सीक्रेट अबाउट ओरिजिन ऑफ मिड अटलांटिक रिज। ये क्या बेटा, ये मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद जो है अभी किया नहीं है कोर्स, ज्योग्राफी में आगे पढ़ोगे ना BA में MSc में, तो आगे ये क्या है, एक जो है यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में क्या है, ये समुद्र है ना, अटलांटिक ओशन। तो ये ऐश की प्रकार ऐसे देखो आप दिख रहे हैं ना, और ऐसे ही एक रिज का मतलब पहाड़ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐस प्रकार का पहाड़ कहां से आ गया भाई, जब ये टूट रहा है तो इसके बाद में पहाड़ नहीं बढ़ना चाहिए, रिज है इसी प्रकार से, जैसी स्थिति ना वैसे, जैसे मोड़ है ऐसे। वो तो स्पष्ट है कि पहाड़ कहां से आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। जब 2 चीजें डाइवर्ट करती हैं तो धरती का नीचे का भाग जो मैग्मा है ऊपर आ सकता है, और आप आ सकता है तो पहाड़ बन सकता है। तो ऐसे के प्रकार के ही पहाड़ आया है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जो टूटे हैं तो बीच में कहां से हमारा रिज है वो पहाड़ है, ऐस प्रकार पानी के अंदर है, बाहर नहीं है, पानी के अंदर ही ऐस प्रकार का पहाड़ है जो रिज बोलते हैं, अटलांटिक रिज बोलते हैं, वो कहां से आ गई। अब इसके बाद में जो है उन्होंने कहा, फिर भी मैं ये कंक्लूजन करना चाहूंगा, क्योंकि देखो कोई भी थ्योरी बनाते हैं तो ऑब्जेक्शन होना भी जरूरी होता है। क्यों, कोई कमी होगी तो अगले रिसर्च करेंगे और सुधार करेंगे। अब यहाँ कंक्लूजन में आप देखिए कि उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। ये तो लोगों ने आलोचना की भाई पागल है, ये है, ज्ञान नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या सुना उन्होंने। और अल्टीमेटली अल्फ्रेड वेगनर की मृत्यु भी कैसे हुई, जब वो रिसर्च कर रहा था ग्रीनलैंड के अंदर, तो बाहर आज भी ग्रीनलैंड के अंदर जो है बर्फ पड़ रही है, बर्फ से ढका हुआ ज्यादातर क्षेत्र। वो बेचारा जो है काम करते करते रिसर्च कर रहा था, पोलर ध्रुवों के बारे में जानकारी ले रहा था ठंडे इलाके की, तो बाहर निकल गया, कहीं चलते चलते कहीं घूमने के लिए चला गया, थोड़ा भाई रिसर्च करूं। अब इतनी ठंड हो गई वो वहीं दब गया, और एकदम से बर्फ आ गई, और बर्फ आने के कारण से वो बर्फ में दब गया। कई सालों के बाद में उसको पता चला कि वो बर्फ पे वहीं पर भी एक्सपायर हो गया। लेकिन उनकी थ्योरी को आज भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि ये थ्योरी आज जो एक नई थ्योरी आई हमारे पास, कि उन्होंने ये आइडिया जो है बताए थे कि कॉन्टिनेंट हमारा जो फ्लोर है, सी फ्लोर फैल रही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट आई है कि हमारी तली है महाद्वीप की, महासागरों की फैल रही है। और ये बिल्कुल सही है। उन्होंने एक तो ये कहा भी महाद्वीपों की तली फैल रही, इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े थे, बाद में अलग अलग हुए। एक है 1960 में प्रोफेसर हैरी हैस ने, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने आइडिया दिया था बहुत ही बढ़िया कि जो ओशन
फ्लोर दैट कंटिनेंट्स में बी परस्यूड बाय कन्वेंशन करंट्स। नीचे क्या है, कन्वेक्शन करंट होती है, धाराएं होती हैं, कन्वेक्शन संवाहनीय धाराएं होती। क्या होता है बेटा, ये एक पूरा चैप्टर है वैसे तो, पर आपको वैसे बता दो मोटी मोटी बातें। वो क्या होता है कि जैसे हमारी धरातल है, नीचे क्या है, पृथ्वी तरल है हमारी, तो तरल में क्या है, धाराएं चलती है ऐसे ऐसे, पानी की तरह ऐसे, जैसे ऊपर समुद्र में नीचे धाराएं, ऐसे धरती के नीचे भी ऐसे चलती है धाराएं, ऐसे ऐसे, और ये घूमते ऐसे ऐसे घूमती है। तो क्या है, जब ये धाराएं ऐसे चलेंगी और फिर ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, बीच का भाग तो गैप होगा ना, आधा भाग इधर चला जाएगा और आधा भाग इधर। तो इसका मतलब है जो भाग जुड़ा हुआ था धीरे धीरे इधर और इधर खिसक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कन्वेक्शन करंट्स के कारण से महाद्वीप जो जुड़े हुए थे उसके कारण 100% सही है कि कन्वेक्शनल करंट नीचे जो चलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण चलती है, वो उसके कारण से महाद्वीप टूटना बिल्कुल संभव है। तो एक स्पोर्ट उन्होंने क्या, प्रोफेसर एरियस ने। दूसरा उन्होंने कहा, एक जो है प्रोफेसर WJ मॉर्गन ने भी 1967 में, उन्होंने 60 में सपोर्ट किया इस थ्योरी को, 1967 क्या है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पेंजिया विद द ओल्डर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक थ्योरी है, बहुत, एक दिन मैं आपको दूंगा, प्लेट थ्योरी है। उन्होंने बताया कि प्लेट्स हमारे, इन्होंने तो बताया कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में प्लेट बताया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में प्लेट्स है और प्लेट खिसकती रहती। हमने कॉन्टिनेंट का तो प्लेट और ये लगभग मिलती जुलती है, और इस थ्योरी के आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रोपाउंडेशन हुआ है। इसलिए हम यूं नहीं कह सकते कि ये थ्योरी है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो बेकार की चीज नहीं। आज भी प्लेट टेक्टोनिक लेटेस्ट थ्योरी है वर्ल्ड के अंदर, दोनों थ्योरी ये और वो इसी के बेस पर है कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसलिए उनका प्रयास कभी भी असफल नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन्होंने जो कार्य किया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और उनको आज भी कॉन्टिनेंटल हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर कार्य हो रहा है, तो इसका बेस कौन सा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ही है, जिसके आधार पर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझ में आया बेटा, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ी। हाँ, तो ये है, अब आप घर जाके देखोगे ना इनको तो इजीली आप समझ पाएंगे। हमारा समझाने का मतलब होता है, तो हम कॉलेज लेवल पर क्या है, स्कूल लेवल पर तो आपको रटवाते, देखो अलग सिस्टम है। कॉलेज लेवल पर हम बच्चों को इस तरह से ही हम समझाते हैं ताकि बच्चे इजीली समझ पाए, घर जाके तैयारी करें। अगर हम लिखवाने लगे ना +2 लेवल पे, +2 लेवल तो अलग है, आपका सिस्टम अलग है। अगर हम कॉलेज लेवल पर अगर ऐसे लिखवाने लगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं और थ्योरी थोड़ी सी लेंथी कर देते हैं, लेंथी कर देते और क्लियर कट कर देते हैं। इसलिए इस थ्योरी को समझाने के लिए आपके लिए भी जरूरी इसलिए है कि आप इजीली समझ पाओगे। इसको लंबा हो तो थोड़ा संक्षिप्त कर लेना, आपके जितने रिक्वायरमेंट हो ना उसको कम कर सकते हो। बाकी IAS वगैरह भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा बच्चे जो आता है तो क्या शोर करते हैं कि चलो जी, पर आपने अच्छी तरह से सुना, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। और भी कभी मैं इस तरह के लेक्चर होंगे, प्लेट टेक्टोनिक के जो लेटेस्ट थ्योरी है हमारी 1960 के बाद की बनी है, उन थ्योरी के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि समय समय पर आपका ज्ञानवर्धन होना भी जरूरी होता है। ये एकेडमिक है तो चलता रहेगा +2 का, कोई बात नहीं है, किंतु आगे भी आपने आना है, आगे बढ़ना है, तो ये थ्योरी तो आगे भी चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सही बात सुने, थैंक यू।